नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो फ्रेंड्स, I welcome all of you in the fourth day session of this refresher course. I think you are getting what I am trying to teach you. और जितनी मुझे समझ है, भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बहुत इन ए वेरी इजी लैंग्वेज हम उस टैक्स को समझाएं। अदरवाइज टैक्सेशन इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। लोग मेरे से कई बार ये पूछते हैं कि कार टैक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती क्यों है, मतलब आसान क्यों नहीं बनाती। जब भी हम जाते हैं मिनिस्ट्रीज में बैठते हैं या कभी जाते हैं, देखिए सरकार कभी नहीं चाहती कि टैक्सेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन आप सोचिए कि 130 करोड़ हम हैं और फिर पूरी दुनिया के टैक्सेशन सिस्टम को हमें अलाइनमेंट करनी होती है, तो इतने परम्यूटेशन और कम्यूटेशंस बन जाते हैं। इन परम्यूटेशन और कम्यूटेशन के चक्कर में टैक्स के स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लिकेटेड होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम टैक्स को बेसिक अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, तो हम टैक्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर ले, तो टैक्सेशन कैन बी वेरी इजी सब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था आपको, एंड आई एम स्टार्टिंग बाय द रिकैपिंग द ऑल द थिंग्स। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे सेशन, तो मैंने कहा था कि आप टोटल इनकम को समझिए। हम टैक्सेबल इनकम समझते हैं, टोटल इनकम क्या है, इनकम क्या है 2 क्लॉज 24 में, सेक्शन 4 और 5 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर मैंने एक बात और बताई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बेसिक बात है कि हेड ऑफ इनकम का क्या मतलब है। जो लोग आज नए ज्वाइन कर रहे हैं, 2 मिनट का हम रिकैप करते हैं। देखिए, 5 हेड ऑफ इनकम है और हर हेड ऑफ इनकम का जो पहला सेक्शन होता है दैट इज चार्जिंग सेक्शन। अगर कोई इनकम सैलरी में चार्जेबल होनी है तो सैलरी में ही चार्जेबल होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी घसीट के उस पर टैक्सेबल चार्ज लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मेरे से किसी ने कहा कि गरज साहब आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको टैक्स आता है। मान लीजिए सौरभ जी ने कहा कि आप गरज साहब मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मेरे यहाँ लेक्चर देने आ जाइए, ठीक है। अब मेरा इनसे एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। मैंने कहा सर देखिए, जहां मैं काम कर रहा हूँ ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए। मान लीजिए मैं आया और आपने कहा मैं ज्वाइन नहीं करवाता, तो मेरा वो घर भी गया और ये घर भी गया। बहुत सारे एम्प्लॉय साथ होता है ऐसा। तो सौरभ जी ने कहा भी ठीक है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ, ठीक है, आपको कंपनसेशन 2 लाख रुपए का दे देता हूँ। तो इन्होंने मुझे 2 लाख का चेक दे दिया, मैंने एनकैश करवा लिया, रिजाइन कर दिया। और मैं इनके पास पहुंचा जब 1 अप्रैल को, इन्होंने कहा सी मुझे नहीं रखना आपको, मुझे तो उसको उससे छुड़वानी थी आपकी नौकरी। मैंने तो एग्रीमेंट इसलिए किया था आपसे। अब सवाल ये उठा कि क्या ये 2 लाख रुपए जो मुझे मिले, ये क्या है, वेदर इट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, वेदर इट इज इनकम, फर्स्ट ऑफ कोर्स इट इज इनकम। तो आपने अगर ध्यान दिया हो, एक 56(2) सबसेक्शन 8 इंट्रोड्यूस किया सरकार ने इसी सिचुएशन को कवर करने के लिए। देखिए, जब उसको सैलरी में टैक्स करने की कोशिश की, तो भाई सैलरी कहाँ है, सैलरी के लिए बेसिक कंडीशन है देयर हैज टू बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वो तो मेरा था ही नहीं। बिजनेस प्रोफेशन में इसलिए हो सकता कि इट वाज नॉट माय प्रोफेशन, आई वाज गोइंग टू जॉइन ए कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनकम अगर कहीं टैक्सेबल नहीं हो रही है तो उठा के उसको रेजिडरी में डाल दो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द लॉ। 56 की भी अपनी इज्जत है। 56 को हम रेजिडरी कहते तो है, पर ऐसा नहीं है। अब तो आपको 56 में जाने के लिए भी टेस्ट पास करना होगा। और चूंकि ये इनकम 56 में कहीं चार्जेबल नहीं थी उससे पहले, तो इनकम वाज एग्जेम्प्ट, क्योंकि कंपटीशन मैकेनिज्म फेल हो गया वक्त का। तो ऐसा नहीं है किसी भी इनकम को आप उठा के डाल देंगे। तो 56(2)(8) लाया गया, स्पेशली 56(2)(11) सॉरी, लाया गया कि ऐसे सिचुएशन को कवर करने के लिए जहां पे कंपनसेशन आपको मिला है नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो अदर सोर्सेज में। तो इसका मतलब एक स्पेशल, जब तक चार्जिंग सेक्शन नहीं होगा तब तक उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने समझा, इनकम होनी चाहिए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आनी चाहिए, फिर हेड में आनी चाहिए, उस हेड में तभी इनकम चार्ज होती है। नाउ कमिंग आवर टुडेज टॉपिक। देखिए, अभी हमने कैपिटल गेन पे एक सेशन किया, उससे पहले हमने पेनल्टीज पे सेशन किया था, विवाद से विश्वास स्कीम की थी। आज हम चैप्टर 17 को डिस्कस करेंगे, टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स एंड रिकवरी ऑफ द टैक्सेस, हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस। जैसे मैंने बताया था कि 139(1) में एवरी पर्सन इज सपोज्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम एंड हु इज लायबल। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है और आपकी मिनिमम
आपकी जो टोटल इनकम है, इफ इट इज मोर देन 2.5 lakhs, अदरवाइज इन एवरी केस फर्म कंपनी में कोई बेसिक एजम्पशन लिमिट नहीं है, यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम, एंड देयर आर सर्टेन अदर सिचुएशंस जहां पर सरकार ने कहा है कि आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है, इवन दो यू डोंट हैव द इनकम। और एक बात और मैंने बताई थी कि अब ये कर दिया कि आपकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शंस, अगर वो मिनिमम अमाउंट से ज्यादा है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, देन आल्सो यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। 140A में यू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है ना। अब दिक्कत ये आई कि हम जो असेसमेंट होती है हमारी, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1920 है, हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं 2021 में, जो कि हमारा असेसमेंट ईयर होता है, लेकिन सरकार को रेवेन्यू चाहिए एडवांस में। तो दो कंसेप्ट लाए, वन कंसेप्ट वाज एडवांस टैक्स, वेयर यू पे द एडवांस टैक्स, अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करेंगे करेंगे तो मैंने बताया था सेक्शन 234B और 234C में यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। Another important concept is TDS and TCS, tax deducted at source and tax collection at source. कि where you are, if you are giving any income to anybody else, आप किसी को इनकम दे रहे हैं तो आप उससे टैक्स काट लेंगे, उसका टैक्स डिडक्ट करेंगे एज पर द प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजंस, और आप उसको जमा करवाएंगे। यानी सरकार ने हर आदमी को, हर बिजनेसमैन को टैक्स कलेक्टर बना दिया। A duty has been cast upon you to collect the tax, to withhold the tax, और उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस आर गिवन अंडर सेक्शन 192 टू सेक्शन 206। ओके, जब हमने ओपनिंग सेशन किया था तो हमने एक बात और आपसे पूछी थी कि इनकम टैक्स के रेट कहां दिए होते हैं, वेयर द टैक्स रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। तो टैक्स रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन टू प्लेसेस। वन इज द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट, वहां पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होते हैं। पार्ट 1 बताता है कि आपके टैक्स के रेट क्या होंगे इस असेसमेंट ईयर के। पार्ट 2 जो होता है फाइनेंस बिल का या फाइनेंस एक्ट का, वो बताता है कि टीडीएस के रेट्स क्या होंगे। और तीसरा पार्ट 3 वो बताता है कि एडवांस टैक्स रेट क्या होंगे। इसलिए जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो कहीं तो सेक्शन में, जैसे 194C है, अगर 194C पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 1%, 2%। लेकिन अगर आप 194A पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रेट इन फोर्स, यानी टीडीएस के प्रोविजंस में आप कहीं तो लिखा होगा रेट इन फोर्स, कहीं कहीं रेट दिया होता है। 194J में 10% का रेट दिया हुआ है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा कहां पे रेट इन फोर्स है और कहां पे रेट प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन के अंदर। तो नाउ इट स्टार्ट्स विद, 1 minute प्लीज, section 192, that is the TDS on salary. Let me share my PPT. 1 minute please. विंडो है ना, हाँ ये रखा इसमें। सौरभ जी ये क्यों नहीं होती है पीपीटी शेयर, क्या हो गया इसको आज? एक सेकंड ऐसे करता हूँ। हाँ, आई थिंक नाउ इट इज। हाँ सर, आ रही आ रही। ठीक है सर, तो आई विल रिक्वेस्ट सम ऑडियंसेस, प्लीज unmute your video but on your unmute your audio but on your video please, so that I can see your faces. निशी पाठक, ऋषभ जैन, आर नवगे जी प्लीज, संजय सक्सेना जी हाँ प्लीज। Okay friend, let me start with section 192, that is the TDS on salaries. You know, salary on TD on salary
टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड बाय एवरी पर्सन। हमने पर्सन पढ़ा था 2 क्लॉज 31 में। देखिए आज जब टीडीएस पढ़ेंगे कहीं होगा कि जहां पर आप बिजनेस के लिए आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो जहां टैक्स ऑडिट आपका होता है वहां पर आपको टीडीएस विदाइल करना है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि आपका जरूरी है कि आपका टैक्स ऑडिट होता हो। तो 192 इज अ वेरी यूनिक सेक्शन कि जहां पर एवरी पर्सन, अगर आपके पास 2 एम्प्लॉय भी हैं, एक एम्प्लॉय भी है और उसकी इनकम अगर टैक्सेबल हो रही है, यू हैव टू डिडक्ट टैक्स। यू हैव टू डिडक्ट टैक्स। अगर आप किसी आदमी को 10 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं और आपका एक ही एम्प्लॉई है, इवन यू आर लाइबल टू डिडक्ट टैक्स। दैट इज सेक्शन 192 सैलरी। अब इसमें एक बात जो दिक्कत इस साल आएगी सैलरी में डिडक्शन में, क्या करता है एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर आपसे एक डिटेल क्लेम करता है, आपसे डिटेल मांगता है कि व्हाट आर योर डिडक्शंस, व्हाट डिडक्शन यू आर गोइंग टू क्लेम, है ना, सभी मांगते हैं। एंड इट इज एम्प्लॉयर इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू द डिडक्शंस, various deductions available under the chapter 6C 6A, जहां पर आपको 80C टू 80D टू 80U, है ना, सारी डिडक्शंस को देनी होती हैं। लेकिन आपको पता है इस बार हमारे पास एक नया सेक्शन आ गया 115 BAC। एंड 115 BAC क्या है? जहां पर आपको बिना डिडक्शंस के you will not be eligible for any deduction, neither 24, neither 10 deduct section 10 exemptions, neither chapter 6 deductions। उसके बाद आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अब ये एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन है। 115 BAC क्या कहता है कि आप अगर बिजनेस इनकम नहीं है आपकी, तो यू हैव द ऑप्शन टू चूज वेदर टू स्टे इन द ओल्डर रिजीम और टू गो टू द न्यू रिजीम। अब उसके पास टाइम है 31 बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो एक ये समस्या इस साल आ रही है कि आखिर टैक्स विदहेल्ड किस पर करना है, नए रिजीम में करना है या पुराने रिजीम में करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लीजिए आज एक एम्प्लॉयर कहता है कि मैं नए रिजीम में जाऊंगा, तो टैक्स कैलकुलेशन विल बी एंटायरली डिफरेंट। बाद में वो कहता है या बाद में वो नहीं गया, बाद में उसे पुराने रिजीम में चला गया, तो टैक्स कैलकुलेशन विल बी एंटायरली डिफरेंट। Now, what the employer has to do, what an employer should do, that in that case, if you are an employer or you are working with the organization, जैसे आप एक डिक्लेरेशन लेते हैं उससे, एम्प्लॉय से, आप उसके जितने भी उसकी डिडक्शन है उसकी आप डिक्लेरेशन लेते होंगे ना, फॉर्म 12 या 12B कौन सा है वो फॉर्म, आप एक उससे डिक्लेरेशन ले लीजिए कि विच स्कीम, वेदर यू वांट टू गो टू द न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC or you want to stay in the old regime. Now he is duty bound, to take this declaration from the employee, और सारे employees से आपको declaration लेनी होगी इस साल। And at what rate TDS has to be deducted under section 192? The section says rate in force. Rate in force means the rates given in the schedule 1 of the Finance Act। यानी हर साल जो टैक्स का रेट आएगा, जो टैक्सेशन का स्लैब रेट आएगा, आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। एंड टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जो भी उसका टैक्स बनता है इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सेस, यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स। तो 194C में ऐसा नहीं करते हम। 194C में रेट है 1% 2%, है ना, हम सेस नहीं लगाते, हम सरचार्ज नहीं लगाते उसके ऊपर। लेकिन सैलरी के केस में क्या कहा 192 में? रेट इन फोर्स, at the average rate and rate in force। and rate in force का मतलब हुआ कि you have to collect tax on that their income, giving all the deduction if he want to stay in the older regime। आपको HRA की डिडक्शन भी देनी है, आपको LTC की डिडक्शन भी देनी है, आपको हाउस रेंट, अगर उसे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, आपको डिडक्शन देनी है। ध्यान रखना, नए रिजीम में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख का जो हाउसिंग लोन मिलता है उसकी छूट भी नहीं है। नए रिजीम में केवल 2 डिडक्शन आपको मिलेंगी, 80JJAA एंड 80M। उसके अलावा कोई भी रिबेट, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहां पे 80G भी इसी साल के लिए था, आगे नहीं मिलेगा आपको। जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने दिया था पैसा, उसके लिए 80G की डेट एक्सटेंड कर दी थी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो 192 सेज द टैक्स हैज टू बी विदहेल्ड एट द rate in force, where you have to calculate the whole tax on the employee's income, giving him the deductions available to him। and लेकिन आप कौन सी डिडक्शन उसको दे सकते हैं? आप
को रेस्ट्रिक्शन है, आप हाउस प्रॉपर्टी का अगर लोन है या इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल है, यू विल गिव देम नो अदर डिडक्शन। और चैप्टर 80C के अलावा आप और कोई भी क्लेम अगर उसको करनी है तो सीधी क्लेम करेगा, है ना। अगर कोई कैपिटल लॉस है उसको या कैपिटल, देन ही विल नॉट क्लेम हियर, द एम्प्लॉय इज नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दैट डिडक्शन। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन दे सकता है, चैप्टर सी की दे सकता है, सेक्शन 10 की डिडक्शंस दे सकता है, उसके अलावा साइड डिडक्शन नहीं दे सकता वो, ठीक है। दैट इज सेक्शन 192। अनदर इज 192A। यू नो, if we withdraw the amount from the provident fund, है ना, it comes under the scheme of EEE, exempt exempt exempt। जब आप exempt, जब आप पीएफ पे पैसा जमा करवाते हैं दैट इज exempt, उस पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है दैट इज exempt, और उस पर जो आप विड्रॉ करते हैं दैट इज ऑल्सो exempt। बट टू एक्सेप्शंस आर देयर, टू एक्सेप्शंस आर देयर। एक एक्सेप्शन है 192A में, इफ योर कंटिन्यूस सर्विस इज लेस देन 5 years। अगर आपने 5 साल से कम सर्विस की है पीएफ में और आप उसको छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट बियॉन्ड द रीजन ऑफ योर कंट्रोल, अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाए या आप बीमारी के कारण छोड़ रहे हैं, देन द पीएफ अथॉरिटीज, इफ यू आर विड्रॉइंग द पीएफ, दे विल डिडक्ट टैक्स इफ द अमाउंट विड्रॉल इज मोर देन 50,000 एट द रेट ऑफ 10%। 10% ज्यादा वो विड्रॉ कर टैक्स आपसे विदहेल्ड कर लेते हैं 192A में। एंड डू यू नो, दिस ईयर दिस फाइनेंस एक्ट 2020 हैज मेड अ वेरी फार रीचिंग इफेक्ट चेंज। क्या किया उन्होंने, परक्यूजेट्स में अगर 17(2) की डेफिनेशन में चेंज किया, 7.5, इफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर to the superannuation fund, to the recognized provident fund is more than the restriction has been placed on 7.5 lakhs। लोग क्या कर रहे थे, 2 करोड़ रुपए सैलरी दे रहे थे, 12 दूनी 24 लाख रुपए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता था उसमें से, ऐसे ही होता था ना, तो उसमें पीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में चला जाता था। अब क्या कर दिया है, द डिडक्शन इज अवेलेबल अप टू 7.5 lakhs ओनली। उससे ज्यादा जो भी पैसा आप एम्प्लॉयर आपको देगा सुपरएन्यूएशन फंड में, आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, दैट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट एंड इंटरेस्ट ऑन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन 7.5 लाख से ऊपर अगर उसने जमा करवाया, उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एज ए परक्यूजिट, आपको वो परक्यूजिट मान लिया गया, ठीक है। दिस इज ए न्यू चेंज बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। नेक्स्ट इज सेक्शन 193, that is interest on securities, and again 193 says if there is interest other than interest on securities, then the TDS has to be deducted at the rate in force। रेट इन फोर्स पे टीडीएस होगा। डिबेंचर्स पे जो आपको ब्याज मिलता है, जो डिबेंचर्स पे ब्याज होता है, दैट इज एट द रेट ऑफ 10%, एंड द रेट्स आर गिवन इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस बिल। फाइनेंस हर बार आता है वो, हर बार आपको, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, जो रेट्स इनकम टैक्स में दे रखे हैं, सेक्शन 115 में दे रखे हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, वो फिक्स हैं। ऐसे ही टीडीएस में जो प्रोविजंस हैं जहां पे टैक्स रेट्स दे रखे हैं वो फिक्स है, लेकिन जहां पर रेट इन फोर्स लिखा हुआ है, रेट इन फोर्स लिखा हुआ है, ये टर्म्स आपको जानना बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू रेफर टू दी शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। जैसे आप जब कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं, वहां लिखा होता है एज मे बी प्रेस्क्राइब, लिखा होता है ना बहुत जगह एज मे बी प्रेस्क्राइब, तो उसका मतलब क्या है एज मे बी प्रेस्क्राइब का? उसका मतलब है गो टू द इनकम टैक्स रूल्स। जहां भी लिखा होगा एज मे बी प्रेस्क्राइब, इसका मतलब है कि आपको रूल्स में जाना पड़ेगा। देखिए इनकम टैक्स के 4 बड़े इंपॉर्टेंट लिम है। वन इज द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ, अनदर इज इनकम टैक्स रूल्स। मैंने पहले दिन बताया था कि बिना रूल्स के इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी एक्ट अगर रूल्स नहीं होंगे तो एक ढांचा है, वो उसको ऑपरेशन में लाने के लिए रूल्स की जरूरत होती है। एंड द लाइव एग्जांपल इज द Prohibition of Benami Transaction Act 1988. You know the Prohibition of Benami Transaction Act was passed in the year 1988, but rules were never framed. रूल्स नहीं बनाए कांग्रेस की सरकार ने, और बेनामी एक्ट कभी काम में नहीं आया। बट ऑन 1 November 2016, when this act was amended, the rules were framed.
तो इनकम टैक्स एक्ट, देन इनकम टैक्स रूल्स, देन सर्कुलर्स, notifications, and you know circulars are the binding on the department only. सर्कुलर्स किस लिए बाइंडिंग है? डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होते हैं, एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं होते. एंड नोटिफिकेशंस आर द गजेटेड नोटिफिकेशन जो द गवर्नमेंट नोटिफाइज. आज जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, एज मे बी नोटिफाइड, है ना, तो नोटिफाइड का मतलब है यू हैव टू गो टू द नोटिफिकेशंस. उसके नोटिफिकेशंस होते हैं. कौन से? सुकन्या समृद्धि योजना को नोटिफाई किया, है ना. इन्वेस्टमेंट्स के लिए 54 ईसी में ये एनएचआई के बॉन्ड्स नोटिफाइड किए, आरआरएफ के बॉन्ड नोटिफाइड किए. दैट इज द मीनिंग ऑफ नोटिफिकेशन. तो मैं बेसिक बातें साथ साथ बता रहा हूं ताकि यू शुड अंडरस्टैंड. नाउ 194 डिविडेंड. You know, this Finance Act had changed the scheme of dividend also. Earlier, what was happening? There was a section 115 BBDA. पहले क्या था? Company has to pay tax as a DDT. Dividend distribution tax company pay करती थी until Finance Act 2020. ठीक है. और अगर आपका dividend was more than 10 lakhs in the hand of the recipient, then you have to pay tax at the rate of 10% under section 115 BBDA. That was the section up to 31st March 2020. और अगर आपकी इनकम डिविडेंड जिसपे डीडीडी पे कर दिया 115 ओ में, अगर डिविडेंड की इनकम आपके हाथ में आती थी, दैट वाज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34. दैट वाज द रूल, दैट वाज द लॉ. But this Finance Act 2020 has now again changed this scheme of taxation of dividend. Now what is the scheme? No DDT. From the financial year 2021, no DDT. Now dividend will be taxable in the hand of the recipient again. Again we have gone to the earlier system of taxation of dividend. Taxation किसके हाथ में होगा? Recipient के हाथ में होगा. And then this section 194, though it was in the statute book for other provision. You know, जब मैं डीमिंग प्रोविजन पढ़ाऊंगा तो डिविडेंड में डीम्ड डिविडेंड भी होता है. तो अर्लियर इट वाज एप्लीकेबल टू डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड ओनली. But now the ordinary dividend will also be included in section 194, and if the dividend received is more than 5,000 rupees, tax will be withheld at the rate of 10%. Okay. Same is the case with the mutual fund. Until now, if you are receiving any dividend from the mutual fund में, if you are receiving any income from the mutual fund, then it was not taxable because the mutual fund was withholding your tax as a DDT. अगर डेट फंड था तो 25%, 28% DDT था. अगर इक्विटी था तो 10% था, और कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 20% था, 15% प्लस ग्रॉसिंग अप के बाद में आ रहा था ना सिस्टम. तो अब चूंकि डिविडेंड का पोर्टफोलियो चेंज हो गया है, डिविडेंड की टैक्सेशन की स्कीम चेंज हो गई है. नाउ टैक्स विल बी विदहेल्ड एट द रेट ऑफ 10% इफ द डिविडेंड इज मोर देन 5,000. यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चंस आप पोस्ट करेंगे तो आई विल टेक अप द क्वेश्चंस, क्योंकि इट इज ए इंटरेक्टिव थिंग. ठीक है ना, आप कर सकते हैं. अगर किसी को क्वेश्चन बीच में पूछना है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू देन. Another, next is the interest on interest other than interest on securities. Securities पे section 193 and 194A is the interest other than interest on securities. Now there are three kind of interest. One is the interest received from post office, banks, cooperative banks. Another is the interest received from private parties. अगर मान लो हमने किसी को unsecured loan दे रखा है प्राइवेट पार्टी को, तो आपको एक इंटरेस्ट मिलता है. तो both the scenario is different scenario. ठीक है. In case of bank and post office, the TDS liability arises if the interest is more than 40,000 rupees and at the rate of 10%. Again, rate in force is given in section 194A. And in any other case, if you are receiving interest other than the bank, post office or cooperative society, then if you are receiving interest more than 5,000, or if you are if you are a payer, if you are a deductor, then if the interest payable is more than 5,000 rupees, आपको TDS withheld करना है at the rate of 10%. Now a very interesting question. अगर मान लीजिए आपने किसी डेटर से, आप एक बिजनेसमैन है,
आपका वेंडर है, उसने लेट पेमेंट किया और आपने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत जगह होता है ना कि जहां बिल्स अगर आप 45 डेज में पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना होगा 12% का। और अगर मान लीजिए आप उसको इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, तो क्या टीडीएस विदहेल्ड होगा 194A में? कैन एनीबॉडी आंसर? आप ये बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपको सप्लाईज के ऊपर इंटरेस्ट मिला, आपने बिल रेज किया, आपने कोई माल बेचा किसी वेंडर को, तो क्या इंटरेस्ट होगा? परविंदर कह रही है नहीं। क्यों नहीं होगा? आप अनम्यूट कीजिए परमिंदर, आप बताइए क्यों नहीं होगा टीडीएस? इंटरेस्ट नहीं मिल रहा आपको? सर इंटरेस्ट मिल रहा है, बट हमने कुछ सेल किया है, उसके अगेंस्ट हम ले रहे हैं लेट पेमेंट का। हमने हम्म, उसको कुछ लोन नहीं दिया है। हाँ, देखिए 2 क्लॉज 28A डेफिनेशन में इंटरेस्ट की डेफिनेशन दे रखी है, और इंटरेस्ट होता है इफ द इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। अगर आपने बोरो किया, उस पर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, देन 194A इज कवर्ड। सिचुएशन इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194A, क्योंकि इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा वो। इंटरेस्ट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो उसको हम कंसिडरेशन मांगते हैं। इट इज ए कंसिडरेशन। उसका नाम इंटरेस्ट हो सकता है, बट इट इज ए कंसिडरेशन। इसलिए उस पर टीडीएस विदहेल्ड नहीं करना 194A पे। और ये बात अब 206C1H हम पढ़ेंगे आज, वहां पर ये सर्कुलर नंबर 20/2020 में बात कही है। द इंटरेस्ट अगर आपको है, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, इट इज नॉट ए पार्ट दो द नेम में बी इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो उस पर आपको इंटरेस्ट विदहेल्ड नहीं करना। Another is 194B, winning from lottery, TV shows, and if the amount is more than 10,000, there is a special rate of tax under section 115 BBC at the rate of 30%। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो केबीसी में आपको चेक दिखाता है अमिताभ बच्चन जी 10 करोड़ रुपए का, तो उस पर टैक्स कौन काटेगा? या अगर आपको मान लीजिए गाड़ी मिल गई, आप गाड़ी जीत गए, तो उस पर टैक्स कैसे काटा जाएगा? एट द रेट ऑफ 30% काटना है ना आपको। आपने मान लो किसी उसमें टीवी शो में गाड़ी जीत ली, if the consideration is in kind, then what will happen? How the TD, how the tax will be deducted? How he will ensure? Because there is a special rate of tax. हाँ जी, राजीव जी, राजीव तायल जी, आप कुछ बोल रहे हैं, प्लीज बताइए। नहीं बोल रहे। हाँ, रंजन जी। सर मैक्सिमम रेट से काटा जाना चाहिए 30%, जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ इनकम है वो। हाँ, नहीं नहीं, कैसे काटेंगे? आपने गाड़ी जीती तो गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, तो एक तिहाई गाड़ी थोड़ा रख लेंगे। नहीं, उसकी वैल्यू चार्ज कर रहे हैं, देना पड़ेगा ना सर। हाँ, then it is the duty of the deductor to ensure either to pay tax on that amount, और मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिडक्टर। या तो आप ग्रॉसिंग अप कर लीजिए उसको और पे कर दीजिए। पहले अमिताभ बच्चन जी 1 करोड़ का चेक दिखाया करते थे, तो बाद में कहा साहब इसमें टैक्स कहाँ है, तो फिर तो 1 करोड़ 30 लाख हो गया ना वो। बल्कि 1 करोड़ 30 लाख ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप ग्रॉसिंग अप करेंगे 30%, 1 करोड़ 30 लाख का 30% होगा, मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? इट विल बी 139। तो अब वो केबीसी वाले चेक दिखाने के बाद में फिर एक डिस्क्लेमर देते हैं कि साहब ये चेक खाली दिखाने के लिए है, ये देने के लिए नहीं है, हम तो नेट ही देंगे इसको। तो द क्वेश्चन वाज रेज्ड, ओके। तो if there is a this winning is from a lottery or from टीवी शोज पर जो टैक्स है वो भी स्पेशल रेट 115 बीबीसी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जबकि ये बिकॉज इट्स बाय चांस, इट इज नॉट बाय स्किल। तो आपको उस पर टैक्स विदहेल्ड करना है एट द रेट ऑफ 30%। एंड कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम, व्हाट इज एमएमआर? एमएमआर क्या है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। अगर यहां पर रेट इन फोर्स लिखा होता तो क्या होता? और अगर शेड्यूल में ना दिया होता रेट,
रंजन जी का जवाब है MMR इज द मैक्सिमम रेट एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल। एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम रेट सर? इट इज 42.74%। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इसमें रेट इन फोर्स लिखा, लेकिन रेट इन फोर्स के बाद में शेड्यूल 1 में 30% का रेट दे दिया। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी को 7.5 करोड़ मिला तो उस पर रेट तो होगा 42.74%, because he has to pay tax on that amount also. Next is 194BB। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्लीज, बिकॉज दिस सेशन इज लाइक ए इंटरेक्टिव सेशन। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, फ्लो नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पोस्ट करते रहिए या आप हैंड रेज कर दीजिए। 194BB is winning from the resource special rate. Special provision is there, of course, at the rate of 30%. Then 194C, जनरली बिजनेसमैन इससे परेशान रहते हैं और इस अमेंडमेंट भी है इस साल इसमें। तो 194C is payment made to contractor for supply of labor or for any contractual work. And there are two kinds of rate. Rates are given in the section itself. No rate in force. जैसे मैंने बताया कि यहाँ स्पेशल जहां रेट दिया होता है वहां पर आपको सेस नहीं लगाना। ये नहीं है कि 1.04% या 2.08 नहीं होगा। 1% मीन्स 1%, 2% मीन्स 2%। अगर रेट इन फोर्स में जाएं और वहां पर स्पेशल रेट में नहीं दे रखा तो फिर आपको सरचार्ज सेस भी लगाना, जैसे सैलरी केस में आप करते हैं। तो इफ द पेमेंट इज मेड टू ए इंडिविजुअल और HUF, then the TDS is to be withheld at the rate of 1%. Other than individual HUF, it is 2%. And what are the limits? 30,000 per bill, in aggregate 1 lakh. अगर आप 1 लाख रुपए ज्यादा पूरे साल में पेमेंट करते हैं, अगर आपका एक इंडिविजुअल बिल 30,000 ज्यादा है तो आपको टैक्स विदहेल्ड करना है। या मान लीजिए आपके बिल 20,000 रुपए के हैं तो जैसे ही आप 1 लाख क्रॉस करेंगे यू हैव टू विदहेल्ड टैक्स अंडर सेक्शन 194C। ठीक है। एंड दिस फाइनेंस एक्ट 2020 हैज मेड ए चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपको किसी ने, एक आपका सप्लायर है, उसने आपको माल भी दिया, उसने माल भी दिया और आपकी स्पेसिफिकेशन से वो बना रहा है, ठीक है ना, आपकी स्पेसिफिकेशन से बना रहा है। तो हम क्या करते थे कि अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसमें दे रखा है तो केवल जो कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन हुआ करता था, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस हैं, जॉब वर्क चार्जेस हम कहते हैं, उस पर हम टैक्स विदहेल्ड करते थे, ठीक है ना, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब अमेंडमेंट कर दिया कि अगर मान लीजिए आप उसकी सिस्टर कंसर्न के साथ भी ये काम कर रहे हैं, एसोसिएट कंसर्न उसकी अगर पेमेंट कर रहा है, देन अगेन इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। 194D is insurance commission, limit is 15,000 and rate in force that is 5%. 194DA, payment in respect of LIC. Everybody knows that if we receive any sum from the life insurance corporation or maturity of the life insurance policies, it is exempt. But section 10 clause 10D, 10D में 10D में क्या लिखा है? 2 सिचुएशंस में आपको टैक्स जो है वो विदहेल्ड करना पड़ेगा, टैक्स काटना होगा। ऑल द मैच्योरिटी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द मैच्योरिटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट एग्जेम्प्ट। 10D में देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू इट। क्या एक्सेप्शंस हैं? अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली, तीन सिचुएशन है। अगर आपने 1/4/2003 से पहले ली थी तो कुछ भी नहीं था। 1 अप्रैल 2003 से 1 अप्रैल 31 मार्च 2012 तक the premium, if it is more than 20% of the sum assured, and after 1st April 2012 if the premium is more than 10% of the sum assured, अगर आपकी मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी, आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए ज्यादा है, then the maturity amount will not be exempt, आपको वो maturity amount exempt नहीं होगा, then TDS has to be withheld by the life corporation. Our second situation is the Keyman insurance policy. Keyman insurance policy, you know, Keyman insurance policy क्या होती है? तो ये Keyman insurance policy की टैक्सेबिलिटी 3 तरह से होती है। Keyman insurance policy is taken by generally businessmen, ठीक है ना, अपने Keyman के लिए पॉलिसी लेते हैं।
तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी के सीईओ हैं, आपके लिए पॉलिसी ले लिया कंपनी ने, तो क्या करते हैं, आपको असाइन कर देते हैं वो। अगर आपको असाइन कर दिया तो जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा आपके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर बिजनेसमैन को मिलता है देन इट विल बी अ बिजनेस इनकम इन द हैंड ऑफ द बिजनेस हाउस ऑफ कोर्स, ठीक है, बट दैट अमाउंट इज नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(d), इट इज नॉट एग्जाम्प्ट। तो दो सिचुएशन मैंने बताई, लेकिन ऑफ कोर्स थर्ड इज इफ द मैच्योरिटी अमाउंट इज रिसीव्ड एट द डेथ, एट द टाइम ऑफ द डेथ, अगर डेथ के लिए आपको मैच्योरिटी मिल रहा है तो ये 10(10)(d) एप्लीकेबल नहीं होगा, द अमाउंट विल बी एग्जाम्प्ट। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द विदहोल्डिंग? अर्लियर द रेट वाज 1% ऑफ द होल अमाउंट। इसमें बड़ा डिस्प्यूट था। मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और आपको मैच्योरिटी में 15 लाख रुपए मिला, तो 15 लाख रुपए पर 1% विड्रॉ कर लिया करते थे। तो द क्वेश्चन वाज द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल और 5 लाख शुड बी टैक्सेबल। आपको 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी है, आपको 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी ली और आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा है, तो 10(10)(d) में एग्जाम्प्ट नहीं होगा। आपको 15 लाख रुपए मिला तो 15 लाख रुपए पर वो टैक्स विदहेल्ड किया करते थे एट द रेट ऑफ 1%। नाउ दिस फाइनेंस एक्ट, आई थिंक इट वाज ब्रॉट इन लास्ट ईयर, अब कहा है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट में से आप जो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी जो आपको बोनस मिला या जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, उस पर 5% टैक्स विदहेल्ड करेगा। दिस इशू इज स्टिल डिबेटेबल कि आपका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, 5 लाख का होगा या 15 लाख का होगा। तो देयर आर टू व्यूज। वन व्यू ये है कि अगर मान लीजिए आपने रिबेट्स क्लेम कर रखी है तो दैट रिबेट शुड बी, अगर आपने उसको एटीसी में छूट दे रखी है तो आपको टैक्स, क्योंकि एटीसी में छूट तो मिलती है ना आपको। अगर मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी और 1.5 लाख रुपए की आपका प्रीमियम है, तो अप टू 10% यू कैन क्लेम द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C। आप डिडक्शन क्लेम करते हैं एटीसी में, ठीक है। टू माई माइंड ओनली द अमाउंट ऑफ डिफरेंस अमाउंट, मतलब 5 लाख शुड बी टैक्सेबल। इनडायरेक्टली द गवर्नमेंट हैज सेड इन दिस सेक्शन कि आपको 5 लाख रुपए पे टैक्स विदहेल्ड करेंगे हम 5%। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 194E, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन। You know there is a section 195. 195, if any payment is made to a non-resident or to a foreign company, ठीक है ना, तो हम 195 में टैक्स विदहोल्ड करते हैं। और वहां पर हम टैक्स कैसे विदहोल्ड करते हैं? एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। इफ एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन इंडिया, तो हम 195 में टैक्स विदहोल्ड करते हैं एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। यही है ना नियम। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस में 194E है, 194LD है, जहां पर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, पर आपको यहां कवर किया जहां स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दे रखे हैं। तो जो नॉन रेजिडेंट एसोसिएशंस हैं, जो हमारे जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच होते हैं, है ना, हम जितने भी एसोसिएशन होती है उनको हम पेमेंट करते हैं आईपीएल में, या जो कौन सा था वर्ल्ड जो मैच होते हैं, मतलब आईपीएल हो रहा है, या क्या कहते हैं उसको, अरे भाई वर्ल्ड ट्रॉफी क्या कहते हैं जो होती है 4 साल में, वर्ल्ड कप होता है। तो एवरी एसोसिएशन, वेदर इट इज इंडियन एसोसिएशन, बीसीसीआई और श्रीलंका बोर्ड, दे विल गेट द अमाउंट। और ये जितने भी आते हैं स्पोर्ट्समैन आते हैं, उनको हम पैसे देते हैं, है ना। तो उस पर टैक्स का स्पेशल रेट है एट द रेट ऑफ 20% अंडर सेक्शन 194E। ब्रायन लारा या जितने भी मैच खेलने जो आते हैं उनको 20% टैक्स पे, या एंटरटेनर जो साथ में आते हैं उनके फॉरेनर नॉन रेजिडेंट, then we deduct tax not under section 195. 194 is a special section है for the sports association, sportsmen, non-resident sportsmen के लिए। You need not to go to 195 because there is a special section in 194E. 194EE, payment from the national saving scheme, अब तो शायद बंद हो गई है नेशनल सेविंग स्कीम। लारा रिटायर्ड सर, ओके सर, थैंक यू। Commission on lottery tickets, not very relevant. Commission and brokerage. If you are making any payment to the commission or the brokerage, the tax has to be withheld at the rate of 5%, and if the amount is more than 15,000. Okay. Rent 194I, मैं थोड़ा सा फटाफट इसको करूंगा क्योंकि आज बहुत लंबा है। 194I is the rent. Again,
there are two portion in the rent. 194I के दो पार्ट है, A and B. If the rent is towards the immovable property and the amount is more than 2.4 lakhs, then it has to be withheld at the rate of 10%. Otherwise 2%. अगर मशीनरी का रेंट है तो 2% है। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग पूछते हैं, आप जितने भी सेक्शन पढ़ते हैं 194C 194I, तो उसमें लिखा है कि आप अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ठीक है ना, तो ये टैक्स का रेट जब ही होगा अगर आपका ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 करोड़ की हमारी टर्नओवर है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच हमारी टर्नओवर है, अभी तो 5 करोड़ कर दिया इस बार तो 44AB ने, कि अगर आपकी टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स आर नॉट एक्सीडिंग 5%, देन अप टू 5 करोड़ यू आर नॉट लाइबल टू फॉर द टैक्स ऑडिट। 44AB को चेंज कर दिया, तो अब 3 लिमिट्स हो गई हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ तक आप 44AD में जा सकते हैं, और 2 करोड़ से ऊपर अगर 5 करोड़ तक भी टर्नओवर है तो आप अगर 5% आपकी रिसीट्स और 5% एक्सपेंडिचर्स पेमेंट्स, if it is not more than 5% cash payment or cash receipts, then there is no need of tax audit, and this is applicable for this financial year 1920। लेकिन एक बात याद रखना है, अब 194I में या 194C में चेंज कर दिया, टैक्स ऑडिट की जगह डाल दिया अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशनल केस में 50 लाख से ज्यादा है। इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, हो सकता है आपका टैक्स ऑडिट ना हो, बट टीडीएस लायबिलिटी विल बी देयर, टैक्स आपको विदहेल्ड करना है, और बड़े कंसिक्वेंसेस हैं टैक्स विदहेल्ड ना करने का, आपको पता होगा, you have to withhold the tax. Now the provision has been changed, especially they have mentioned now कि if your turnover is more than 1 crore or in case of profession if it is more than 50 lakhs, tax has to be withheld। 194IA is the purchase of property। अगर आप 50 लाख से ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, the tax has to be withheld at the rate of 1%। इसमें एक सवाल उठता है कि मान लीजिए आपके 2 सेलर हैं, 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 2 सेलर है, 40-40 लाख रुपए आपने उनको दिया, या 2 सेलर है, 2 बायर है, प्रॉपर्टी एक है, बायर 2 हैं। मान लो एक आदमी की प्रॉपर्टी है 80 लाख रुपए की और बायर 2 हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों 40-40 लाख रुपए काटेंगे, दोनों 40 लाख रुपए। तो वेदर दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल और नॉट, देयर आर 2 व्यूज, बट टू माई ओपिनियन द सेक्शन इज फॉर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। दोनों व्यूज अभी हैं, दोनों जगह बातें हैं कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी कंसीडर्ड, नॉट द ओनरशिप और द पेमेंट मेड बाय द बायर, ठीक है ना। इसलिए कोशिश ये करोगे प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए कि बायर अगर 2 हैं या सेलर 2 हैं, मतलब इंडिविजुअल शेयर इज लेस देन 50 lakhs, or in case of buyer if they are paying less than 50 lakhs, whether the tax has to be withheld, in my opinion it has to be withheld because 194IA says the value of the property, if it is more than 50 lakhs then 194B is rent other than, हाँ एक और सेक्शन है 194IB। देखिए 194I बिजनेसमैन के लिए जिसका टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग थे जो एम्प्लॉइज हैं मान लो, और वो 1-1 लाख रुपए के बंगला पर मंथ में रह रहे हैं, तो उनको भी कोई प्रोविजन नहीं था। 194IB वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस पर्पज। उसमें कहा है कि अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा रेंट दे रहे हैं, इफ यू आर पेइंग रेंट, इफ यू आर इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल है, आप या कोई भी है, और आप बिजनेसमैन नहीं है, मान लीजिए आपका बिजनेस पेमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा आप पेमेंट दे रहे हैं, तो टैक्स जो आपको विदहेल्ड करना है, इट हैज टू बी विदहेल्ड एट द रेट ऑफ 5%। 5% आपको टैक्स विदहेल्ड करना है। पर सवाल उठा मंथली करना है, नहीं मंथली नहीं करना, ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर 5% आपको, या जब आपका टेनेंसी खत्म हो गया, मान लीजिए आपका दिसंबर में टेनेंसी खत्म हो जाता है, आप दिसंबर तक जितना आपने रेंट पे किया है 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा आप पे कर रहे हैं, 5% आप टैक्स विदहेल्ड करेंगे। नो 10 नंबर इज रिक्वायर्ड, ये पैन बेस्ड है, ये पैन बेस्ड है, तो इस पे 10 नंबर की जरूरत नहीं है। सर 5% किसका? टोटल अमाउंट का या टोटल अमाउंट का? मान लो आपने 6 महीने में 3 लाख रुपए पे किया सर, 4 लाख रुपए पे किया, 6 महीने में टेनेंसी खत्म हो गई, या आप 11.5 महीने दे रहे हैं, 7,20,000 हो गया, 12 महीने में तो मार्च में आप टैक्स विदहेल्ड कर लेंगे 7,20,000 रुपए। ओके ओके, थैंक यू। इसमें एक सिचुएशन और है कि मान लीजिए उसने पैन नंबर नहीं दिया, तो हम टैक्स कितना विदहेल्ड करते हैं?
20% सर। 20%। तो वो 20% कैसे विदहेल्ड करेगा? मान लीजिए, क्योंकि महीना तो एक ही है उसके पास में लास्ट में रेंट पे करने का, तो मान लीजिए जनवरी में खत्म हो गया, तो उसमें स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, देन द अमाउंट विल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द रेंट पेड इन द लास्ट मंथ। ठीक है ना, क्योंकि 12 पंजे 60, तो 12% ही जा सकता है ना मैक्सिमम, तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट इज 194 आईसी। जब मैंने कल 45(5)(a) आपको पढ़ाया था, तो कहा था कि अगर आप बिल्डर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको जो फ्लोर मिलता है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको टैक्स देना होता है। मान लो आपको फ्लोर के साथ में कुछ पैसा भी दिया, आपकी एक लैंड है, आपका एक पुराना मकान है, बिल्डर से आपने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, और उस बिल्डर ने आपको कहा कि मैं आपको 3 फ्लोर बनाऊंगा, 2 आपको दूंगा और साथ में आपको 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। 194 आईसी में यू हैव टू विथड्रॉ द टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, और इसमें कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आप बिल्डर हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं 190 उसमें 45(5)(a) में स्पेसिफाइड एग्रीमेंट में, देन यू हैव टू विदहेल्ड द टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। देयर इज नो बेसिक लिमिट। आप अगर 1000 रुपए भी देंगे, 10% टैक्स काट लेंगे उसका। 194J is for professionals income. If you are paying any fee for the technical fee or the professional services, director remuneration, royalty, non-compete fee। 194J में 5 चीजें हैं, रॉयल्टी है, टेक्निकल फी है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, एंड द टैक्स इज 2% फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अर्लियर इट वाज 10%। Now this budget or the previous budget has reduced the rate from 10% to 2% for the technical services only, which are not covered under the professional services। अगर प्रोफेशनल सर्विसेज है, टैक्स रेट इज 10%। डायरेक्टर रेमुनेशन आप पे कर रहे हैं, देखिए बाकियों में 30,000 की लिमिट है, प्रोफेशनल सर्विसेज में 30,000 ज्यादा है तो आपको टैक्स विदहेल्ड करना है। डायरेक्टर रेमुनेशन में कोई लिमिट नहीं है, एंड यू हैव टू विदहेल्ड द टैक्स। देखिए डायरेक्टर को आप सैलरी दे सकते हैं, इफ यू आर पेइंग सैलरी, इफ इज ए होल टाइम डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, द टैक्स विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। आप 192 में टैक्स काटेंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, तो टैक्स होगा 194J में, और वहां पर 10% आपको टीडीएस विदहेल्ड करना है। Again, for the royalty and non-compete fee, it's 10% and the limit is 30,000. 194K, very less used section. 194LA is the compensation on the compulsory acquisition। मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको compulsory acquisition में कोई पैसा मिलता है और 2.5 लाख से ज्यादा है, तो 10% टैक्स विदहेल्ड करना है। मैंने आपको एक बात और बताई थी, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो सेक्शन 96 कहता है कि आपको दैट अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल। तो 194LA में ये बात कह दी है, अब एक्ट में कह दिया कि अगर राइट टू फेयर कंपनसेशन में आपको टैक्स पैसा आपको मिल रहा है, द टैक्स विल नॉट बी विदहेल्ड। अगर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर आपका टैक्स विदहेल्ड करता है, यू कैन गिव हिम इन राइटिंग दैट सेक्शन ऑफ 194LA, और वो आपका टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा। 194M इज द इट्स ए न्यू सेक्शन 194M। 194C में अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, बिजनेस एक्सपेंडिचर करते हैं, या 194IA में रेंट पे करते हैं, तो उसके लिए एक सेक्शन आ गया था, या 194J प्रोफेशनल सर्विसेज में पे करते हैं, तो आपको टैक्स का रेट पता ही है, 1% और 10%। लेकिन 194M, अगर आप 50 लाख रुपए से ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हैं, 50 लाख 50 लाख, ये जो बड़े बड़े लॉयर्स को पेमेंट करते हैं ना, इट इज नॉट ए बिजनेस एक्सपेंडिचर टू यू। आप मान लीजिए सिंपल इंडिविजुअल है, आपका बिजनेस नहीं है, 50 लाख आपने बड़ा मकान बनाया, 8-10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए खर्च किए, 50 लाख रुपए आर्किटेक्ट को दे दिया, देन दिस 194M इज इनटू पिक्चर एंड टैक्स हैज टू बी विदहेल्ड एट द रेट ऑफ 5%। 194N, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कभी हम इनकम देते हैं तो उस पर टैक्स विदहेल्ड होता है, लेकिन 194N एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको इनकम नहीं आ रही है, फिर भी टैक्स आपका विदहेल्ड हो रहा है। 194N इज इफ यू आर विदड्रॉइंग एनी कैश फ्रॉम द बैंक। अगर आपने बैंक से कैश विदड्रॉ किया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा फ्रॉम ऑल दी अकाउंट्स, मतलब आपका मान लीजिए आईसीआईसी बैंक में चार अकाउंट है आपके आईसीआईसी बैंक में, और 1 करोड़ से ज्यादा आप विदड्रॉ करते हैं, तो एट द रेट ऑफ 2% द टैक्स विल बी विदहेल्ड बाय द बैंक। 1 करोड़ से ज्यादा विदड्रॉल पर 2% टैक्स विदहेल्ड किया जाएगा। एक नया प्रोविजन आ गया फाइनेंस एक्ट 2020 में, उसमें क्या कहा है कि अगर आपने 3 साल से रिटर्न फाइल नहीं की,
3 साल से आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और आपकी विड्रॉल्स 20 लाख से ज्यादा है, आप रिटर्न फाइल नहीं की, 20 लाख से ज्यादा आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर अप टू 1 करोड़ आप विड्रॉ करते हैं तो बैंक 2% आपका काटेगा, टैक्स विदहेल्ड करेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा आप करते हैं तो 5%, 5% टैक्स विदहेल्ड कर लेगा बैंक। बैंक को एक काम और दे दिया ना, दे विल चेक वेदर दिस गाई हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट। अगर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं है द टीडीएस रेट विल बी चेंज्ड, 2 से 5 हो जाएगा। 194O इज द पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये मैं करूंगा जब मैं ट्रांजेक्शंस करूंगा ना ई कॉमर्स वाली। 195 इज पेमेंट टू द नॉन रेजिडेंट, ठीक है, ये हम एनआई टैक्सेशन जब करेंगे इसको, क्योंकि बहुत लंबा है ये, उसके कुछ टाइम डिस्कस करेंगे। 197 इज लोअर सर्टिफिकेट फॉर द लोअर विद होल्डिंग ऑफ टैक्स। आपको लगता है कि आप देखिए 2-3 बातें हैं, अगर आपने एक सेक्शन है, 2 फॉर्म है 15G और 15H, है ना, 15G और 15H है, आप 15G और 15H सबमिट कर सकते हैं। आपको लगता है अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, आपकी इनकम पर टैक्स नहीं बनता है, तो ऑफ कोर्स यू कैन सबमिट 15G फॉर्म देयर। और अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप एक फॉर्म दे सकते हैं। अदरवाइज 197 किसके लिए है फिर? 197 है, आपको लगता है कि मेरे को टैक्स विदहेल्ड जो करना है, जो डिडक्टर है उसको लगता है कि मेरे को टैक्स विदहेल्ड कम करना है, तो जिसका टैक्स विदहेल्ड हो रहा है डिडक्टी का, ही कैन गो टू द इनकम टैक्स ऑफिसर एंड कैन हैव अ लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट कि साहब मेरी पुरानी रिटर्न्स की इनकम देख लीजिए, या मेरा को रिफंड आता है, या मेरा इतना टैक्स ही नहीं बनता है, या मेरा इतना विदहेल्ड है। तो 197 में इनकम टैक्स ऑफिसर विल गिव हिम with a lower deduction certificate or a nil deduction certificate। और इन स्पेशली इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जहां जैसे मान लीजिए हम किसी नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो बड़ी दिक्कत आती है कि उस केस में 195 में हमको टैक्स विदहेल्ड करना है उसकी टोटल कंसिडरेशन पे। मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की तो आपको 22.88% पे टैक्स, बल्कि 23.92% ऑफ द 2 करोड़ विल बी विदहेल्ड बाय यू, कैपिटल गेन पे नहीं। तो you can go to section 197 and filing form 13, you can have a lower deduction certificate from the income tax officer। Section 199 is credit for the tax deducted। Now a provision has been made where you can carry forward the tax deduction। अगर आपकी इनकम, आपको एडवांस पेमेंट आई है, टैक्स विदहेल्ड हो गया है, don't claim the TDS refund, otherwise its income will also be charged to you। rather you carry forward the tax credit। Section 200 processing of the return file, because आपको पता होगा कि if you are withholding the tax, you are deducting the tax, then you have to file the return of income and tax has to be deposited until 7th of the next month and quarterly return has to be filed, TDS return has to be filed। ठीक है, लेकिन अगर आप TDS रिटर्न या TDS withheld नहीं करते हैं then what are the consequences? What are the consequences? आपको TDS withheld करना था, आपने नहीं किया, very stringent provisions are given in the income tax act and section is 201। 201 में कहा है कि अगर आप टैक्स withheld नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी और दैट असेसी विल बी डीम्ड टू बी द असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रोविजो है। एक बात और आपको पता होगा कि अगर आप बिजनेसमैन है और आपने टैक्स withheld नहीं किया, टैक्स नहीं काटा, तो देखिए सेक्शन 40A कहता है कि अगर आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं किया तो एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है ना, वो 30% इफ इट इज पेमेंट मेड टू द रेजिडेंट, 100% इफ इट इज पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट, आपका पूरा एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। बट देयर इज अ प्रोविजो इन सेक्शन 201 एज वेल एज 40IA। वो क्या कहता है कि मान लीजिए आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं किया, लेकिन जिसका टैक्स विदहेल्ड होना था, जो डिडक्टी था, उसने उस पर इनकम टैक्स पे कर दिया, उसने उसको अपनी इनकम में दिखाया है, उसने उस पर टैक्स पे कर दिया है, उसकी रिटर्न फाइल कर दी है, उसका एक सर्टिफिकेट आपने उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले लिया, लेकिन ऑल द कंडीशन हैज टू बी फुलफिल्ड। ऐसे तो फिर लोग कहेंगे कि साहब रिटर्न तो फाइल कर ही रहा होगा ना, फिर तो कोई भी टैक्स विदहेल्ड ही नहीं करेगा क्योंकि आप असेसी इन डिफॉल्ट तो हुए नहीं। सभी लोग सर्टिफिकेट लेना शुरू कर देंगे ना कि ठीक है जी उसने टैक्स भी दे दिया,
उसे रिटर्न भी फाइल कर दी है और इससे हम सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, फिर तो टैक्स ही कोई विदड्रॉ नहीं करेगा। दो दिस प्रोविजन इज फॉर कि आपको असेसिन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा 201 में, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है और करना पड़ता है। सेकेंडली, आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, आपको असेसिन डिफॉल्ट नहीं बनाया, बट यू कैन बी पेनलाइज्ड, यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। 201 में प्रोविजो दिया हुआ है। Section 203, if you have deducted the tax, then you have to deposit it, you have to furnish the return of income quarterly, and you have to give a certificate to the deductee. एक ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी है। लोग ये भी गलती करते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करते फॉर्म 16। अगर आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो आपको 31 मई तक आपको उसको फॉर्म 16 देना आपकी मैंडेटरी ड्यूटी है। और इन केस ऑफ अदर देन एम्प्लॉय शायद 15 दिन का टाइम होता है वो क्वार्टरली आपको सर्टिफिकेट विदहेल्ड वो डाउनलोड करने हैं, एंड यू आर सपोज्ड टू गिव दैट सर्टिफिकेट टू द डिडक्टी अबाउट द डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ द टैक्स विदहेल्ड बाय यू। सेक्शन 205 जो परमिंदर ने शुरू में सवाल पूछा था, इट इज अ रिलीफ टू द पर्संस। आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, टैक्स विदहेल्ड हो गया, डिडक्टर ने जमा नहीं करवाया, तो you cannot be held liable for that. Government cannot claim that amount again from you, but you have to go to the Principal Commissioner of Income Tax under Section 119. 119 में आप ऑर्डर के लिए चले जाइए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। पहले हम क्वेश्चंस लें या हम 206 को कवर कंप्लीट कर लें? सर जैसा आप चाहें। मैं सोचता हूँ कि 15 मिनट में मैं 206 1H और जो 1G जो नए सेक्शन 2 आए हैं उनको कवर कर लेता हूं, उसके बाद 15-20 मिनट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना? ओके सर। दिस फाइनेंस एक्ट 2020 फ्रेंड्स, अभी बड़े दो खतरनाक नए प्रोविजन आ गए। आपको पता होगा 206C में पहले हम टैक्स कलेक्ट, अभी तक हम टैक्स डिडक्शन की बात कर रहे थे। 206C में टैक्स कलेक्शन था, और अभी तक टैक्स कलेक्शन किसके ऊपर था? तो लिक्विड के ऊपर, स्क्रैप के ऊपर, टोल प्लाजा के ऊपर, पार्किंग के ऊपर, इनमें टैक्स कलेक्शन था। टीसीएस था ना, 10 लाख से ज्यादा अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं तो आपका टैक्स, टीसीएस आपका टैक्स कलेक्ट कर लेता है डीलर आपसे, अगर आप लग्जरी व्हीकल परचेज करते हैं। 206C1F में शायद वो प्रोविजन है। इस फाइनेंस एक्ट ने दो नए प्रोविजन डाले और उस पर बड़ा डिबेट है, बड़ा शोर है। पहला प्रोविजन है 206C1H, ठीक है, और ये आपको टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स किसको कलेक्ट करना है? ध्यान से सुनने वाली बात है। नंबर 1, पहली कंडीशन, अ पर्सन शुड बी ए सेलर। अगर आप एक सेलर हैं, ठीक है। नंबर 2, इफ यू रिसीव ए कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू एग्रीगेटिंग 50 lakhs फ्रॉम अ पर्सन। पहली बात, आप सेलर होने चाहिए। नंबर 2, आपने कोई कंसिडरेशन रिसीव किया। लोगों को यह गलतफहमी है सर कि मैं सेल कर दिया तो मुझे टैक्स कब कलेक्ट करना है, व्हाट टाइम इट विल बी ट्रिगर्ड, एट द टाइम ऑफ सेल या एट द टाइम ऑफ रिसीट? तो बड़ा साफ है, एट द टाइम ऑफ द रिसीट। इसमें बड़े सवाल लोगों ने पूछे हैं, बहुत सवाल, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से प्रोविजन लागू हुआ है। तो पहली कंडीशन, आपको सेलर हैं। और सेलर कौन है? सेलर की डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि अगर आप की टोटल सेल, टोटल टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स 10 crore rupees इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जब ये प्रोविजन लागू हुआ, ठीक है जी। तो 1 अक्टूबर 2020 से प्रोविजन लागू हुआ है आपका। तो पहली बात तो कि आपकी 1920 की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और 206(1)(h) जो है दैट इज फॉर द गुड्स, नॉट फॉर द सर्विसेज। लेकिन सेलर की डेफिनेशन जो दी है उसमें उसकी टोटल टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स को माना है। अगर मान लीजिए कोई एक सेलर है जिसकी 8 करोड़ की गुड्स की सेल है और 2 करोड़ रुपए की सर्विसेज की सेल है,
तो वो उस पर कवर हो जाएगा। लेकिन टीसीएस इसको किस पे विदहेल्ड करना है? गुड्स की सेल पे। तो पहला टेस्ट है, आप सेलर की डेफिनेशन में आ गए जी। 19-20 में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा थी, आप सेलर बन गए। अब कलेक्ट क्या करना है? आपने अगर किसी से सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव किया है तो आपको टैक्स कलेक्ट करना है, यानी कलेक्शन के ऊपर। यानी मान लीजिए मैंने 20-21 में किसी पार्टी से अक्टूबर तक 80 लाख रुपए रिसीव कर लिए थे और अक्टूबर से मार्च तक मैंने 10 लाख रिसीव किए, तो मुझे टीसीएस कितने पे काटना है? टोटल में 90 लाख रिसीव किए, 80 और 10 90 लाख रुपए, तो 10 लाख पे काटना है या 40 लाख पे? आंसर इज 10 लाख। 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो पैसा आप रिसीव करेंगे, अगर मान लीजिए आपने उस पार्टी से 30 लाख रुपए रिसीव किए हैं 30 सितंबर 2020 तक, ठीक है, और उसके बाद आपने 40 लाख रुपए रिसीव किए हैं अक्टूबर के बाद, टोटल अमाउंट 70 लाख, एग्जेम्पशन कितनी है? 50 लाख। तो आपको 20 लाख रुपए पे टीसीएस विदहेल्ड करना है। मान लीजिए तीसरी सिचुएशन, आपने 1920 का डेटर से पेमेंट आई जो आपने सेल 1920 में की थी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सेलर की आप 1920 की पेमेंट आपको इस साल में आई अक्टूबर के बाद में, तो भी आपको टीसीएस विदहेल्ड करना है। क्योंकि अगर एट द टाइम ऑफ सेल होता मान लीजिए, तो फिर आपको करना ही नहीं था, क्योंकि 1920 की सेल का पैसा अगर आपको इस साल में आ रहा है तो आपने इस साल तो सेल ही नहीं की, तो इट इज ऑन द रिसीट। आप जब रिसीव करेंगे आपको टीसीएस विदहेल्ड करना पड़ेगा। यानी दो कंडीशन हो गई। पहली बात, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर होनी चाहिए, और सेल कंसीडरेशन के अगेंस्ट आपको 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करना है, किया है, तो टीसीएस इज टू बी विदहेल्ड। इसमें 3 एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आपने आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किया, नो। लेकिन अगर आप एसईजेड में दे रहे हैं, गिफ्ट सिटी में दे रहे हैं, उसको वैसे डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं, लेकिन अगर वो आप इंडिया में दे रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, आपने गिफ्ट सिटी को दिया, एसईजेड को दिया, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इज डीम्ड एक्सपोर्ट, बट टीसीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल टू इट। सेकेंडली, अगर आप सेक्शन 1F यानी कार, जो कार वाला है, लग्जरी कार वाला, अभी तक हम क्या करते थे, लग्जरी कार में B2B ट्रांजेक्शन में नहीं लगता था। यानी जब कार मैन्युफैक्चरर डीलर को कार बेचता था, उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होता था। टीसीएस कब कलेक्ट होता था? अगर आपने 10 लाख रुपए ज्यादा कार परचेज की डीलर से, तो डीलर आपका कलेक्ट किया करता था। लेकिन 2061H विल कवर B2B ट्रांजेक्शन ऑल्सो। मैन्युफैक्चरर विल कलेक्ट फ्रॉम द डीलर ऑल्सो नाउ, यह डीलर हमसे करता है। या मान लीजिए एक डीलर ने 9 लाख रुपए की 10 कारें बेच दी, तो 90 लाख हो गया, ही विल कलेक्ट। अदरवाइज तो नहीं है ना, 10 लाख से ज्यादा पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करता डीलर। मान लो एक कंपनी ने उससे 8 कारें ले ली या 10 कारें ले ली 9 लाख रुपए की, तो 90 लाख हो गया। अदरवाइज ही विल नॉट कलेक्ट, क्योंकि उस पर कंडीशन है 206C1F में 10 लाख रुपए पर कार की, पर यहां पर है एग्रीगेट रिसीव्ड की, तो यहां पे उसको कलेक्ट करना होगा। और 1G मैं 3 एक्सेप्शन बताए। एक तो एक्सपोर्ट 1F में क्योंकि पहले कवर होता है, इसमें कवर नहीं होगा। 1G जहां पे हम रेमिटेंसेस करते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, जो हम रेमिटेंसेस का नया है जो मैं पढ़ूंगा इसके बाद में, अगर उसमें है। उसके अलावा अगर आपने सेल ऑफ गुड्स किया है, 50 लाख से ज्यादा रिसीव किया, देन इट हैज टू बी कलेक्टेड। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द कलेक्शन? इट इज 0.1%। 0.1% एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, 50 लाख से ज्यादा 0.1% आपको करना है। और इस फाइनेंशियल ईयर में 25% का रिबेट है, तो 0.75% यू हैव टू विदहेल्ड फ्रॉम द अमाउंट दैट एक्सीड्स द 50 lakhs ऑफ कंसिडरेशन। एंड कंसिडरेशन हियर इंक्लूड्स ऑल द जीएसटी ऑल्सो। जीएसटी में अगर आपको जो आता है, आपको टोटल अमाउंट पे करना है। टीडीएस की तरह नहीं है, टीडीएस में आपको जीएसटी का अमाउंट आपका इंक्लूड नहीं होता, बट फॉर टीसीएस स्पेशल सर्कुलर नंबर 20/2020 आपको टीसीएस पे भी करना है। तो दो बातें बड़ी क्लियर हो गई। एट द टाइम ऑफ रिसीट, पहला टेस्ट आपको सेलर है,
सेलर में सब कुछ आएगा, सेल ऑफ गुड सर्विसेज। और टर्नओवर की डेफिनेशन यू नो अंडर सेक्शन 145 में दे रखी है। वहां पे आपका जो टर्नओवर की डेफिनेशन है उसमें तो आपके टैक्स, ड्यूटी, सेस सब आता है। टैक्स ऑडिट के लिए भी हम ये करते हैं ना, तो वहां पर आपको 10 करोड़ में सब कुछ आ जाएगा आपका, लेकिन यहां पर खाली गुड्स आएगा। और अगर बायर ने, हाँ यस सर संदीप जी 0.075%, बिल्कुल ठीक है आप। लेकिन अगर बायर ने आपका पैन नंबर नहीं दिया तो 206 में एक प्रोविजन दे रखा है ना हमें 5% और डबल, यहां पर कहा है कि आपको 1%, 0.1% की जगह 1% आपको टीसीएस विदहेल्ड करना है। अगर आप किसी और सेक्शन में, मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसमें आपने गुड सप्लाई की है, आपने किसी और सेक्शन में इसको विदहेल्ड कर लिया है, तो आपको फिर यहां पर 206C1HD, क्योंकि दो डबल आप डिडक्शन नहीं कर सकते। अगर कहीं आपने टीडीएस की कहीं लाइबिलिटी है आपको विदहेल्ड करने की, देन टीसीएस विल नॉट बी विदहेल्ड। नाउ हुई जब बायर में, सेलर में कोई एक्सक्लूजन नहीं दिया अभी तक, लेकिन बायर में कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सक्लूडेड, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए था, लोकल अथॉरिटी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मान लीजिए आपका बायर यूनिवर्सिटी है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, आपको विदहेल्ड करना है, आप सेलर हैं, आपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, उसकी इनकम 1023C में एग्जेम्प्ट है, उसको तो इनकम टैक्स लगना नहीं, एग्जेम्प्ट है, तो आपको क्या टैक्स विदहेल्ड करना है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, यू हैव टू विदहेल्ड। ये गलतफहमी मत रहना कि साहब उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, उसको टैक्स लगना नहीं है तो हम टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज को आप देंगे, आपको टैक्स विदहेल्ड करना है। इवन अ प्रोविडेंट फंड जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 क्लॉज 25 में, वो भी एग्जाम नहीं किया यहाँ पे। केवल कौन किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्बेसीज, हाई कमीशन, लिटिगेशन कमीशन, कंसल्टेट, फॉरेन स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट्स, लोकल अथॉरिटी आर एग्जाम, लोकल अथॉरिटी आर एग्जाम जो 10 क्लॉज 20 में है। बट दोज गाइज whose income may not be taxable, but you have to withheld, you have to collect the tax under this section 206C1H. एक और सवाल है कि आपको कंसीडरेशन मान लो काइंड में आ गया, ठीक है, आप सेलर भी हैं, बायर भी हैं, आपने ए ने बी को सामान बेचा, बी ने ए को दोबारा सामान बेच दिया, तो क्या हुआ? Even then you have to, both will then collect the tax, both will collect that, because consideration की डेफिनेशन कहाँ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन की डेफिनेशन बहुत वाइड है। आप जरूरी आपको कैश में आए या बैंक से आए, अगर कंसिडरेशन आया इन एनी फॉर्म, देन द टैक्स हैज टू बी विदहेल्ड। यहां पर 197 में जो लोअर डिडक्शन का है, क्योंकि है 0.1%, इसलिए दैट प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। 741, I have given a lot of example in this my PPT. You can go through it. Different situation मैंने बताई है, कहां पर एप्लीकेबल होगा, कहां पर नहीं होगा। मान लीजिए आपको बैंक लोन से पैसा आया, आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया तो क्या होगा, आपने फैक्टरिंग करवा ली तो क्या होगा। यू कैन गो थ्रू इट। इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन राइटली आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और टेलीफोन में। टीसीएस ऑन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, शेयर्स पे लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज यस। अगर आपका डीमेट अकाउंट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है तो वहां पर नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। टीसीएस ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैंने बताया था कि अगर आपको डिलेड इंटरेस्ट पे मिलता है, डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, दैट ऑफ कोर्स विल बी ए पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। 194A में हमने कवर नहीं किया, पर यहां पर कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का बिल है और आपको 11 लाख रुपए मिले विद इंटरेस्ट, तो टीसीएस विल बी कलेक्टेड ऑन 11 लाख रुपीज। सेकेंड इज सेक्शन 206C1G, कैपिटल 1G। इसके दो पार्ट है। नंबर 1,
if you are remitting anything out of if you are remitting out of India under the liberalized remittance scheme, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक स्कीम है LRS स्कीम, वहां पे आप $2.5 लाख तक आप रेमिट कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफाइड पर्पजेज, आप टूरिज्म के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, LRS स्कीम में दे रखे कहाँ कहाँ आप उसको दे सकते हैं। और लेकिन अब इस बजट में ये प्रोविजन कर दिया कि अगर आप LRS स्कीम के थ्रू, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू $2.5 लाख, 7 लाख रुपए से ज्यादा आप रेमिट कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी कर रहे हो, चाहे अपने रिलेटिव के लिए कर रहे हो, चाहे अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहे हो, चाहे आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, LRS स्कीम में आप मेडिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, LRS स्कीम में जा रहे हैं, 7 लाख से ज्यादा जो ऑथराइज डीलर होगा, बैंक होगा, ही विल कलेक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। अब लोगों ने कहा साहब मेरा बच्चा पढ़ रहा है वहां पर विदेश में, मैं उसकी फीस ट्रांसफर कर रहा हूं, आप उस पर भी काट रहे हैं। एक रिलीफ दिया, इफ द रेमिटेंस इज मेड आउट ऑफ द एजुकेशन लोन, जो सेक्शन 80E में आपको बताया, एजुकेशन लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, then the withholding tax will be at the rate of 0.5%, otherwise it is 5%. And second part is, अगर आप टूर पैकेज ले रहे हैं, ओवरसीज टूर पैकेज ले रहे हैं, तो देयर इज नो मिनिमम लिमिट, देयर इज नथिंग, जो 7 लाख का लिमिट है वो इसमें नहीं है। ओवरसीज टूर पैकेज में आपको पूरा अमाउंट विदहेल्ड करना है, जो भी रेमिटेंस कर रहा है, ही हैज टू विदहेल्ड द होल ऑफ द अमाउंट। Now it is 7:44, then we can take up the questions. सवाल बहुत इंतजार कर रहे हैं मेरे, है ना? ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, एकांशी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट पे FDR पे जो इंटरेस्ट होता है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194A। 40,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको अमाउंट आता है तो बैंक विल डिडक्ट टैक्स ऑन दैट। TDS ऑन फॉरेन पेमेंट, रंजन बंसल जी पूछ रहे हैं सर, वो पूरा मैकेनिज्म है 195 में। आपको पहले सेक्शन 9(1) में देखना होगा कि इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है पहला। उसके बाद आपको DTA पढ़ना होगा, DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का रेट कम है, जिस रेट पर वो दे रखा है, जिस कंट्री को आप पेमेंट कर रहे हैं, वहां पर आपको फिर देखना होगा और उस हिसाब से आपको टैक्स विदहेल्ड करना है। उसके लिए आपको फॉर्म 15CA CB फाइल करते हैं आप। What about the tax डेट म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्कीम? सर अगर आपका म्यूचुअल फंड है डेट वाला, तो उसका होल्डिंग पीरियड जो होता है दैट इज 36 मंथ। अगर आपने उसको बेचा, डिविडेंड आपको आ नहीं रहा है, तो नेचुरल सी बात है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा आपके हाथ में, जो भी होगा। किस एक सवाल पूछा है कि सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 इज वैलिड फॉर हाउ मच पीरियड, कैन ए नॉन रेजिडेंट गेट सर्टिफिकेट अंडर वन? ऑफ कोर्स रिजर्व जी बिल्कुल ले सकता है, नॉन रेजिडेंट भी ले सकता है अंडर 197। और जैसे मैंने बताया था 195(2), 195(3) में प्रोविजन दे रखा है कि आप अप्लाई कर दीजिए, बायर सेलर मतलब आइदर द पेयर और द पेई और द रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी, फॉर्म 13 में आप फाइल कर सकते हैं। और जहां तक वैलिडिटी का सवाल है सर, आप देखिए क्या होता है कि आप वैलिडिटी के लिए, जैसा भी इसने भी कहा था कोविड के टाइम में, आप पूरे साल का भी ले सकते हैं विदहेल्डिंग सर्टिफिकेट, आपको पूरे साल का मिल जाता है। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट यू कैन क्लेम, और जनरली जो हमारे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं वो ज्यादातर लेते ही है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में, तो आपको पूरे साल के लिए मिलता है लोअर डिडक्शन, तो आपको पूरा साल वो एप्लीकेबल होता है। और लेकिन आपको लेना हर साल होता है उसको, मतलब असेसमेंट ईयर वाइज मिलता है वो आपको। संदीप सैनी, व्हाट इफ वी रिसीव एडवांस पेमेंट फॉर सेल एंड द सेल इनवॉइसेस नॉट मेड येट? सर बिल्कुल संदीप जी,
एडवांस पेमेंट अगर आपको मिल गया तो आपको तो कंसीडरेशन आ गया ना, रिसीट ऑफ कंसीडरेशन है सर। एडवांस पेमेंट आपको आ गया तो आपको टीसीएस विदहेल्ड करना है। अब लोग पूछते हैं जी मान लो एडवांस वापस करना पड़ गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, आप एडवांस वापस कर दीजिए, वो टीसीएस आपने जो उसने आपने टैक्स कलेक्ट किया उसका रिफंड क्लेम कर लेगा वो। इफ टर्नओवर से 90 lakhs और 1.9 करोड़ इन केस ऑफ लॉस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। संजय सक्सेना जी, संजय जी नमस्कार। संजय जी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया। संजय जी क्या सवाल है आपका, पूछ बताना सर प्लीज। ऐसा है ना कि आई थिंक पहले ये प्रोविजन था लास्ट ईयर कि इफ देयर इज अ लॉस एंड इफ यू हैव ए टर्नओवर ऑफ लेट्स से अब 1 करोड़, देन टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी, यू नो। अगर आपका वो 5% या 6% जो 8% जो भी है वो आप दिखा रहे हैं प्रॉफिट, सर वो 44AD में, सर वो 44AD में ये है कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है दैट इज लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। नहीं, बट लॉस के केस में मैंडेटरी है ना टैक्स ऑडिट कराना, सपोज। हाँ जी बिल्कुल मैंडेटरी है सर। तो वो इस साल भी वही प्रोविजन है, सेम प्रोविजन इज देयर। हाँ जी हाँ जी। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? और हाँ जी हाँ जी। सर जैसे अब सेक्शंस में टर्नओवर 1 करोड़ की है और बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर टैक्स की टीडीएस की लायबिलिटी बनती है या नेक्स्ट ईयर से बनेगी? बिकॉज नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट ईयर में नहीं होगी। नहीं बनेगी। उसमें लिखा ही हुआ है, जी उसमें लिखा ही हुआ है, सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपने प्रीवियस ईयर में अगर आपका टैक्स ऑडिट की लिमिट से क्रॉस था तो ही बनती है आपकी। जी लेकिन टैक्स ऑडिट अगर इस साल आप क्रॉस कर जाएंगे लिमिट 1 करोड़ तो आपका टैक्स ऑडिट जरूर हो जाएगा, एसएसजी का तो हो ही जाएगा ना। जी थैंक यू। तो मैं 10 मिनट है मैं स्टार्टअप पे कुछ थोड़ा बोलूं क्या फिर? सर एक क्वेश्चन है, कंपनी टैक्स रेट से पूछ लूं क्या? हाँ पूछो सर। सर लोअर टैक्स रेट लिंक विथ टर्नओवर जो 25% है, उसमें टर्नओवर को 400 करोड़ दिया गया है, टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 17-18। इसका क्या लॉजिक है सर? कंपनी टैक्स रेट के केस में लोअर टैक्स रेट जो 25% डिसाइड किया गया है, वहां पे ये बोला गया 25% विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज टाइप ऑफ कंपनी whose turnover is less than 400 crore in the previous year. But previous year में ये लिखा हुआ है 17-18. That is the what sir? आप बताइए ऐसा क्यों लिखा है? सर वही तो हमारे नहीं समझ में आया तो आपसे पूछा है, एक्चुअली बुक में लिखा हुआ था। आप बताइए ना क्यों, आप बताइए आपके साथ क्या लिखा होना चाहिए था? हमारे हिसाब से प्रीवियस ईयर लिखा है, तो सर अगर ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है 20-21 के लिए तो सर इसलिए नहीं लिखते सर कि बजट आता है 1 फरवरी को, ठीक है ना, और 31 मार्च दूर है, समझ रहे हो मेरी बात? तो लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे ना सर अपनी बुक में, वो टर्नओवर को कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तो इसलिए 1 से 1 साल पीछे चलेगा ना सर वो। जिस साल में बजट आया, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा स्टार्टअप पे करूं या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। बड़े कम क्वेश्चन थे यार, मैं सोचा था कि बहुत सारे सवाल होंगे मेरी जाकर होंगे, पर यहाँ नहीं है सवाल। मैंने तो बड़ी स्पीड से बोला था कि शायद कोई बात नहीं, तो
मैं स्टार्टअप को थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देता हूं आप सबको कि व्हाट इज ए स्टार्टअप, है ना। स्टार्टअप क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्यों स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ बेनिफिट स्टार्टअप पे मिलते हैं। 10-12 मिनट में हम खत्म करेंगे इसको, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे उसके बाद, नेक्स्ट टाइम जब लेंगे। देखिए, स्टार्टअप इंडिया 2015 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और स्टार्टअप इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, आप नया बिजनेस होना चाहिए। और इसको जो कंट्रोल करता है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड्स। DPIIT एक स्पेसिफाइड विंग है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, जो स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करती है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्टअप में, वो DPIIT की वेबसाइट पर ही होता है। स्टार्टअप इंडिया और DPIIT की वेबसाइट पे होता है। जितने भी सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं स्टार्टअप इंडिया में, आपको DPIIT देता है। इनकम टैक्स में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ठीक है। स्टार्टअप कौन हो सकता है? स्टार्टअप एक LLP भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है। एनीथिंग, मतलब कंपनी हो, फर्म हो या LLP हो, इट कैन बी रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप को इनकम टैक्स में 6 तरह की स्पेशल छूट है। 6 काइंड ऑफ एग्जम्पशंस और बेनिफिट्स आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट। यू नो, देयर इज सेक्शन 80 IAC। 80 IAC में अगर आप स्टार्टअप है, आप इलिजिबल स्टार्टअप हैं, तो आपको 80 IAC में 3 years, फॉर एनी 3 years आउट ऑफ द 10 years, कंजिक्यूटिव 10 years, यू कैन क्लेम 100% डिडक्शन फ्रॉम द इनकम टैक्स 80 IAC में। लेकिन 80 IAC में जाने के लिए आपको 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। नंबर 1, इट शुड बी ए इलिजिबल बिजनेस, आप एक इलिजिबल बिजनेस होने चाहिए। दूसरा, यू शुड बी ए इलिजिबल स्टार्टअप। अब इलिजिबल बिजनेस क्या है और इलिजिबल स्टार्टअप कौन है? तो इलिजिबल स्टार्टअप वो है विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2016, क्योंकि 2015 में आया था स्टार्टअप इंडिया। 2016 के बाद आप इनकॉर्पोरेट अगर हुए हैं एक बार, दूसरी बार आपकी टर्नओवर पहले 25 करोड़ की लिमिट थी, इस फाइनेंस एक्ट 20 में उसको 100 करोड़ कर दिया कि अप टू 100 करोड़ ऑफ द टर्नओवर यू विल बी ए स्टार्टअप। और तीसरी बात, आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ ग्रुप से आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए 80 IAC के लिए। 80 IAC में छूट लेने के लिए आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और इसके लिए आप पहले DPIIT वेबसाइट पे आप एज ए स्टार्टअप आप रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने आप को। उसके बाद में आप फॉर्म 1 लगाते हैं। फॉर्म 1 होता है 80 IAC में इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। Now, who is a eligible? What is a eligible business? मैंने बोला इलिजिबल स्टार्टअप की 3 कंडीशन है, लेकिन स्टार्टअप की डेफिनेशन में क्या कहा कि आप अगर मान लीजिए इफ यू आर अ न्यू बिजनेस एंड यू आर डूइंग एनी बिजनेस, एनी इनोवेशन, इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट, इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। बहुत वाइड डेफिनेशन है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट है, कोई इनोवेशन है, या उसका कोई डेवलपमेंट है प्रोडक्ट का, आप यू कैन बी एग्रो स्टार्टअप। आप कोई भी काम, मान लीजिए आप पढ़ाने का तरीका, जैसे वाइजू है, वाइजू ऐप आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, तो इनोवेशन है इसमें, लीडिंग टू द हाई पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन। अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हैं, यू कैन अप्लाई एज ए इलिजिबल बिजनेस। 2 कंडीशन है, इलिजिबल बिजनेस एंड इलिजिबल स्टार्टअप। इलिजिबल बिजनेस, इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन, देन यू विल बी अ इलिजिबल बिजनेस। एंड इलिजिबल स्टार्टअप फॉर 80 IAC इज दैट आपकी इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए 1 अप्रैल 2016 के बाद, 100 करोड़ से कम टर्नओवर है आपकी, और उसके बाद आपको 80 IAC में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से सर्टिफिकेट मिला। सेकंड, जनरली अगर 80 IAC को आप छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, जनरली आपको 10 साल तक आप स्टार्टर रहते हैं। यानी अगर आप 2012 में बने या 2011 में बने, तो
तो 2021 तक आप स्टार्टअप होंगे, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट इनकम टैक्स ही नहीं है, और बहुत सारे बेनिफिट सरकार ने स्टार्टअप इंडिया को दिए हैं, जहां पे आपको फीस लोअर है, आपका पेटेंट की फीस कम है, आपको और बहुत सारे बेनिफिट वो देते हैं आपको। तो उसके लिए आप 10 साल तक स्टार्टअप रहते हैं। बट फॉर इनकम टैक्स पर्पज यू शुड बी इनकॉर्पोरेट आफ्टर 1 अप्रैल 2016, तभी आप 10 और अगले 10 साल तक आप स्टार्टअप रहेंगे। उसके बाद में 100 करोड़ की टर्नओवर आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया? जैसे मैंने बताया, आपको टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं इनकम टैक्स में। आप 3 साल तक लेबर लॉ और एनवायरमेंट लॉ से आप सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम चला सकते हैं। आपने हम सेल्फ सर्टिफाई कर दिया कि वी आर कंप्लाइंग विद द लॉ, देन नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेटेंट रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क में सब्सिडी आपको देते हैं। फंड्स बनाया है सरकार ने फॉर फाइनेंसिंग द स्टार्टअप, एंड दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिडबी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, जो सरकार जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है, उसमें स्टार्टअप को बेनिफिट दिया जाता है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। एंड टेक्निकल सपोर्ट देती है DPIIT आपको। पूरा एक उनका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज का, जहां स्टार्टअप को बेनिफिट दिया जाता है। अब इनकम टैक्स एक्ट में, इफ यू कम टू इनकम टैक्स एक्ट, तो सिक्स बेनिफिट्स आर गिवन। एक ATIAC में आपको 3 साल तक, 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स तक आपको बेनिफिट है टैक्स में, 3 साल तक। लेकिन 3 कंजिक्यूटिव, आप नहीं कर सकते, आप कोई सा भी 3 चुन लीजिए, 1 2 3 चुन लीजिए, 4 5 6 चुन लीजिए, 6 7 8 चुन लीजिए, लेकिन तीनों कंजिक्यूटिव होने चाहिए। ये नहीं कर सकता आप ईयर 2 में लें, फिर ईयर 3 छोड़ दें, फिर ईयर 4 में चले जाएं। दूसरा बेनिफिट दिया 56(2)(7)(b) एंजल टैक्स पे। एंजल टैक्स आपको पता है, अगर कोई कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे देती है मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी है, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, आपने मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू आपने शेयर प्रीमियम पे दे दी है। मान लीजिए आपकी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 11UA में, जैसे मैंने कल बताया था आपको, 11UA में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आ रही है 50 रुपए, और आपने 200 रुपए प्रीमियम पे शेयर दे दिया। तो 56(2)(7)(b) क्या कहता है कि जो 200 - 50, दैट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। तो स्टार्टअप को बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनके पास में असेट के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। कंपनी लॉस मेकिंग होती है, ज्यादातर कंपनी लॉस मेकिंग होती है स्टार्टअप की, तो फेयर मार्केट वैल्यू बहुत कम आती है। जब फेयर मार्केट वैल्यू बहुत कम आती है, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, हमें तो ये बहुत टैक्स लग रहा है, इसीलिए उसको हम कहते हैं 56(2)(7)(b) को एंजल टैक्स। उसको एंजल टैक्स का नाम भी इसलिए दिया गया था। तो सरकार ने उस एंजल टैक्स के लिए स्टार्टअप को, जो इलिजिबल स्टार्टअप होंगे, और इलिजिबल स्टार्टअप मैंने बताया था, डूइंग एनी इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट एंड रजिस्टर्ड विद द DPIIT। तो आप अगर DPIIT से रजिस्टर्ड है और इनोवेशन कर रहे हैं, तो आप 56(2)(7)(b) से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। एक सर्कुलर सरकार ने फरवरी 19 में दिया है। उस फरवरी 19 में ये कहा है कि आपको टैक्स नहीं लगेगा, एंजल टैक्स 56(2)(7)(b) लगेगा। आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी है। कंडीशंस क्या पूरी करनी है आपको, कि आप 25 करोड़ तक आपकी कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, ठीक है ना, आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम होनी चाहिए, या स्पेसिफाइड कंपनी से आपको पैसा आ रहा है, स्पेसिफाइड कंपनी से आपको पैसा आ रहा है, तो आपको एंजल टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड यू गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द DPIIT इन फॉर्म नंबर 2, वहां पे शायद फाइल होता है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन है, और वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप एंजल टैक्स 56(2)(7)(b) आपको नहीं लगेगा। दूसरा जो बेनिफिट दिया, वो दिया ईसोप टैक्सेशन में, जो कल ऋषभ मेरे से पूछ रहे थे, ऋषभ जैन जी। ईसोप टैक्सेशन में क्या होता है कि जब आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, मान लो एक कंपनी ने आपको, आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो आपको एक स्वीट इक्विटी में या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में आपको शेयर दिए। अभी तक क्या है, 17(2)(6) में क्या लिखा है, मान लीजिए कंपनी की शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है 50 रुपए या 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है, 100 रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है कंपनी की, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है।
कंपनी ने कहा भाई ऋषभ जी आप बड़े होशियार हैं, बड़े अच्छे हैं, हम आपको 1,00,000 शेयर देंगे 20 रुपए में। ठीक है, अब 20 में आपको शेयर दे दिया, तो 20 में आपको जब शेयर दिया तो 100 रुपए का शेयर आपको 20 रुपए मिल गया। तो उसमें दो बातें होती हैं। पहली बात होती है राइट टू एक्सरसाइज। जैसे ही आपको एक्सरसाइज की ऑप्शन मिलेगी, आप सब्सक्राइब करेंगे शेयर, वो शेयर्स आपके परक्यूजिट में जुड़ जाएंगे। और कितनी वैल्यू जुड़ जाएगी? 80 100 माइनस 20 80 रुपीज पर शेयर। अगर 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 शेयर है, तो 80 लाख रुपए आपका परक्यूजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए उसके बाद में आप वो शेयर बेच देते हैं, 100 रुपए का शेयर आप 150 रुपए में बेच देते हैं, तो जब भी आप बेचेंगे आपको उसको कैपिटल गेन देना होगा। यानी 100 माइनस 20 80 विल बी योर इनकम फ्रॉम सैलरी, और जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर होगा, दैट विल बी योर कैपिटल गेन। पर स्टार्टअप ये कहते थे या एम्प्लॉय ये कहते थे, साहब हमें मिला तो कुछ भी नहीं, हमने 20 रुपए दिए हैं ना, और आपने हमें 80 रुपए टैक्स लगा दिया, ये तो बड़ा अन्याय है, बड़ी नाइंसाफी है। इस फाइनेंस एक्ट 2020 में एक प्रोविजन दिया है। वो प्रोविजन क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यू शुड बी ए एलिजिबल स्टार्टअप। पहली बात ध्यान रखना। और एलिजिबल स्टार्टअप कौन? जिसके पास 80 IAC की सर्टिफिकेट होगा। आप अगर रजिस्टर्ड हैं DPIIT से, देखिए DPIIT 3 तरह का रजिस्ट्रेशन देती है। एक तो आपको एज ए स्टार्टअप देती है, दूसरा आपको एंजल टैक्स के लिए देती है फॉर्म 2 में, और तीसरा फॉर्म 1 में देती है 80 IAC के लिए। पर इसमें उसी को छूट मिलेगी जो 80 IAC में रजिस्टर्ड होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो क्या कहा कि अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप हैं और आपने ESOP दिया, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉइज पे हम टैक्स कब चार्ज करेंगे? 3 कंडीशन दे दी, 48 मंथ्स, और यू लेफ्ट द जॉब, और यू हैव सोल्ड दैट शेयर्स। मान लीजिए आपको 1920 में आपको ESOP मिला, तो आपको टैक्स लगेगा 2024 में, 4 साल बाद, लेकिन 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर आपने उससे पहले या तो कंपनी छोड़ दी या आपने उसको बेच दिए शेयर्स को, तो पहले आपको टैक्स लग जाएगा, और सेक्शन है 192(1)(c) में आपको टैक्स विदहेल्ड होगा। तो दूसरा बेनिफिट ये दे दिया। तीसरा बेनिफिट 56(2)(7)(b), जैसे मैंने बताया था, एंजल टैक्स से आपको छूट दे दी है। एक लंबा चौड़ा सर्कुलर दिया है, इसमें मैंने PPT में भेजा है आपको। अगर वो सारी कंडीशंस आप पूरी कर लेंगे तो आप 56(2)(7)(b) से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तीसरा है रिलीफ फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेक्शन 79। हम इसको करेंगे जब हम कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करेंगे, अभी नेक्स्ट वीक है हमारा, तो हम 79 को कवर करेंगे कि स्टार्टअप के लिए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी अलाउ कर दिए हैं, चाहे देयर इज ए चेंज इन द मैनेजमेंट। अदरवाइज मैनेजमेंट चेंज होती है, 51% से होल्डिंग और चेंज हो जाती है, तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते डोमेस्टिक क्लोजली हेल्ड कंपनी में। दिस इज द लॉ। पर स्टार्टअप में कहा था कि ठीक है आपकी होल्डिंग कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रोमोटर सेम रहते हैं, मान लिया आपकी होल्डिंग पहले 60% थी, वो घट के 5% भी आ गई है, और आपने दूसरे इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, तब भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये रिलीफ स्टार्टअप को दे दिया। ठीक है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वी कैन टेक अप, और यू कैन पोस्ट द क्वेश्चंस टू माय व्हाट्सएप, माय पर्सनल नंबर। हाँ सौरभ जी। Yes, sir. Sir, I think if there are any questions, maybe 1 or 2 questions we can take. Rest can be taken in the WhatsApp group. राज चावला जी भी है, मुझे लग रहा है। राज चावला जी हैं आप? हाँ जी, आप हैं। हाँ, थैंक यू अरे सर। सर, नमस्कार राज चावला जी। सॉरी मैं आज लेट हो गया था, कहीं मीटिंग में था, इसलिए फिर मैंने बाद में ज्वाइन हाँ, किया। आप कंक्लूड कर दीजिए सर। सर ये थैंक यू CS सुनील गर्जी फॉर ए वंडरफुल डेलिब्रेशन। आप तो इतने अब शार्प, और हर चीज को कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है ये आप बड़ी अच्छे से जानते हैं, और आपने बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया। मैंने पूरा सेशन आपका सर सुना है, बस 5 मिनट ही लेट हुआ था, मैंने आपकी कॉल भी देखी थी। तो आई एम थैंकफुल टू सौरभ जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, और बहुत अच्छा ये हमारे मेंबर्स के लिए। एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू द ऑल मेंबर्स अटेंडिंग दिस प्रोग्राम इवन ऑन संडे इवनिंग। सो बहुत अच्छा है, थैंक यू सुनील। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप ना क्वेश्चन, आप देखिए, आप ना मुझे क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, उससे पता चलेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो फायदा है। हम सैटरडे संडे बैठते हैं रात को, तो आप प्लीज जितने भी क्वेश्चंस हैं आप, तो उससे लगेगा आप थोड़ा पढ़िए उसको, और जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे पोस्ट कीजिए, क्योंकि हमारा 1.5 घंटा होता है, 1.5 घंटे में टॉपिक कवर करने की सोचते हैं। अगर हम क्वेश्चन आंसर लेना शुरू कर देंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। ठीक है ना?
तो आज भी हम बड़ा टॉपिक था। मैं स्टार्टअप पे फिर दोबारा बोलूंगा, एक बार आधा घंटा जरूर लगाऊंगा, चाहे मुझे लास्ट सेशन में थोड़ा लेट करना पड़े, क्योंकि स्टार्टअप इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड टॉपिक फॉर द यंगस्टर्स और फॉर द प्रोफेशनल्स, जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। Yes, sir. स्टार्टअप में बहुत स्कोप है। आप स्टार्टअप की प्रैक्टिस कीजिए, आप समझिए, मैंने पूरा पीपीटी तैयार किया है, पर उससे पहले आप इस पीपीटी को पढ़ लीजिए। हम वी विल हैव ए हाफ आवर सेशन ऑन द स्टार्टअप, एटलीस्ट हाफ आवर सेशन। वैल्यूएशन कैसे करनी है, ट्रांसफर कैसे करने हैं, वैल्यूएशन रूल्स क्या हैं स्टार्टअप के लिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या है ना, 11 यूए क्या कहता है, वो सारे हम स्टार्टअप में कवर करेंगे। सर बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मीनाक्षी जी भी लिख रही है, थैंक यू सर फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैडम, आई थिंक एवरीबडी। So I think, sir, we should close the session now. It's 8:08, and we can close it. And maybe questions, maybe if there are one or two questions, we can take. People can unmute themselves. बताइए। संजय जी, आप इस बात को पढ़ना कि 17-18 क्यों दिया है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको। बड़ा अच्छा लॉजिक है, अरे बड़ा अच्छा लॉजिक है इसका सर। मैंने आपको हिंट दिया है, बजट 1 फरवरी को आता है, इसलिए 1 साल पीछे किया। ओके सर। लेकिन अभी आप समझे नहीं है, आप दोबारा समझना, इसको पढ़ना एक बार, फिर मेरे से पूछना। ओके हाँ सर। सर, एनी अदर क्वेश्चन सर? So I think, sir, thank you for such a wonderful session, and we have learned really a lot. Thank you, and I think there will be questions to you on your personal email also, and in the WhatsApp group Direct Taxes. Thank you, sir. थैंक यू सर।